निवारक निरोध के अधीन व्यक्ति किन दशाओं में 3 महीने से अधिक अवधि तक निरोध किया जा सकता है? यानी किन दशाओं में क्या किया जा सकता है? 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, यानी बंद किया जा सकता है, यानी अपराध के करने से पहले क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या कारण हो सकते हैं? यानी 3 महीने तक तो गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इसको डिटेल में और पढ़ना है तो रासुका रासुका पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, उसमें ये बहुत व्याख्या से लिखा हुआ है। यानी कब किया जा सकता है? जब सलाहकार बोर्ड की राय हो, जब सलाहकार बोर्ड की राय में निरुद्ध के लिए पर्याप्त कारण हो, यानी सलाहकार बोर्ड कोई पर्याप्त कारण बताए, इस कारण से, यानी सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होती है। यानी सलाहकार बोर्ड है वो किसकी अध्यक्षता में गठित होती है? यानी उच्च न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होती है। यदि वो पर्याप्त कारण बताते हैं किस कारण से इस व्यक्ति को निरोध किया गया है, यानी अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया गया है। भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को मद्देनजर रखते हुए ये प्रशांति फैलाने वाला है, बम विस्फोट करने वाला है, ऐसा कोई कारण पर्याप्त बताया जाता है तो क्या 3 महीने से अधिक भी उसको निरुद्ध किया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लोटेशन, यानी क्या बताया गया इसमें? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देने के लिए अतिलंघित करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद कहता है कि श्रमिकों को यदि आप पर्याप्त मजदूरी नहीं देंगे, यानी उनसे क्या कहेंगे? बलात् श्रम करवाएंगे, बंधुआ मजदूरी कराएंगे, पर्याप्त उनको ये नहीं, पर्याप्त जो वेतन है वो देना चाहिए वो नहीं देंगे तो किसका उल्लंघन माना जाएगा? अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है। यानी कारखानों आदि, यानी ऐसी जगह जहां पर क्या है? ऐसी जगह जहां पर, यानी खतरनाक स्थलों पर बालकों का निरोध बताया गया है कार्य करने का। किसमें? 24 में बताया गया है। अब बालकों के लिए कुछ अधिनियम, यानी बालक संरक्षण अधिनियम कुछ आए, यानी बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ, जब घरेलू हिंसा पारित हुआ तभी। लेकिन घरेलू हिंसा कब हुआ लागू? 2006 में लागू हुआ। लेकिन बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? यानी ये अधिनियम 2005 में, लेकिन आयोग गठन कब हुआ? इसका आयोग का गठन कब हुआ? 2007 में हुआ। यदि राज्य दुर्भिक्ष के समय न्यूनतम मजदूरी न देने, न्यूनतम, ठीक है, मजदूरी से कम देता है तो संविधान के कौन सी अनुच्छेद का, यानी राज्य क्या करता है? श्रमिकों से काम करवाता है और न्यूनतम जितनी मजदूरी देनी चाहिए उतनी नहीं देता है, जितनी एक मजदूर को भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के लिए आवश्यक होती है, उतनी मजदूरी यदि वो नहीं देता है तो कौन सी अनुच्छेद का? अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। किस प्रकार का आदेश है कि बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आता? यानी कौन सा जो काम है, कौन सा आदेश है जो बलात् श्रम के अंदर नहीं आता? जैसे सेना की, देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती, यानी सेना में जो अनिवार्य भर्ती है वो बलात् श्रम के अंदर नहीं आता। ये नहीं कह सकते उसमें भी बंधुआ मजदूरी कराया जा रहा है, बलात् श्रम। यानी कठिन परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना, यानी कठिन परिस्थितियों में जो पुलिस की सहायता करना है वो भी किसमें नहीं आता? बलात् श्रम में नहीं आता। कौन सा बलात् श्रम की श्रेणी में नहीं आता? कौन सा इनमें से जो बलात् श्रम की श्रेणी में नहीं आता? बंधुआ मजदूरी, ठीक है। किसमें? बंदी को कठिन कारावास के दौरान कठोर श्रम करना पड़ता है, वो भी क्या नहीं आता? बलात् श्रम में नहीं आता, ठीक है। यानी बंदी है उसको इस तरीके से, यानी उसने अपराध किया है इसलिए उसको दंड दिया जा रहा है, कठोर काम कराया जा रहा है उससे, तो वो भी बंधुआ मजदूरी में नहीं आएगा। भारतीय संविधान का 24 अनुच्छेद 24
कितने वर्ष के बालकों के लिए नियोजित करता है, कितने कम से यानी 14 वर्ष से कम, यानी कितने वर्ष के लिए नियोजित करता है, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, ठीक है, 14 वर्ष से कम के बालकों का नियोजित करता है, यानी रोकता है 14 वर्ष से कम के बालकों का काम करने से, यानी बालकों के नियोजन के संबंधित अधिनियम कौन कौन से आए, यानी बालक नियोजन अधिनियम 1938 आया, बालक श्रम या प्रतिषेध या विनियमन अधिनियम अधिनियम 1986 में भी आया, कारखाना अधिनियम कब आया, 1948 में आया, खान वाला अधिनियम खान 1953, उसमें भी बालकों के संरक्षण की बात कही है कि बालक क्या नहीं करेंगे, खान जैसी यानी खतरनाक जगहों पर कार्य नहीं करेंगे, किसमें 1953 में आया। शिशु अधिनियम कब आया, 1966, 6 यानी शिशु कहते होते हैं जुड़वा 6 ऐसे याद करेंगे, कारखाना 48, ठीक है, यानी कारखाने में यदि वो करेंगे बच्चे बालक काम करेंगे तो 40, तो क्या कर लेंगे 40 कर लेंगे, इसलिए ऐसे याद करेंगे, इजी ट्रिक, ठीक है। खान 53, 53, ठीक है, 53 यानी 53, ठीक है। इसके बाद क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, यानी कौन सा संरक्षण है जो राज्य, यानी आप केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो निजी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई निजी व्यक्ति भी क्या नहीं करवा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, कोई राज्य भी नहीं करा सकता, यानी संरक्षण दिया गया है दोनों राज्य के और व्यक्ति के दोनों के खिलाफ दिया गया है। 23 आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत क्या शामिल है, दुर्व्यापार क्या है, दास प्रथा को समाप्त करना, क्या दास प्रथा को समाप्त करना, इसमें शामिल है कौन कौन सी दास प्रथा में क्या क्या शामिल है, बेघर एवं बलात्श्रम, यानी आपको बेघर किया जा रहा है, आपको क्या किया जा रहा है, आपका व्यापार किया जा रहा है, मनुष्य को एक प्रकार से वस्तु की भांति क्रय विक्रय किया जा रहा है, जैसे पुराने समय में होता था, मनुष्य को क्या किया जाता था, क्रय किया जाता, खरीदा जाता था और बेचा जाता था, ऐसी बंधुआ मजदूरी भी नहीं होगी, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं होगा, स्त्री और बच्चों का क्या नहीं होगा, अनैतिक व्यापार नहीं होगा। ठीक है, देवदासियों यानी देवदासियों का भी इसमें नहीं किया गया कि ये क्या नहीं दासियां हैं, देवदासियों का भी ये भी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंडनीय विहित करने की शक्ति प्रदान है, यानी संसद क्या कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, यानी जैसे 17 में कोई भी कानून बना सकती है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए किसमें निहित है, अनुच्छेद 35 में निहित है, ऐसे ही अनुच्छेद 23 यानी इसको खत्म करने के लिए, दास प्रथा को खत्म करने के लिए, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 35 के तहत क्या कर सकती है, संसद को दंड विहित कर सकती है, दंड विहित करने की शक्ति है, कोई भी प्रावधान बना सकती है अपराध को समाप्त करने के लिए। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब का है, यानी बंधुआ मजदूरी कब का है, 76 का है, कब का है, 76 का है, 76 का है। महिला एवं बाल, ठीक है, अनैतिक व्यापार, महिलाओं का और बालकों का अनैतिक व्यापार नहीं होगा, किस अधिनियम में ये कौन सा अधिनियम पारित हुआ, 1986 में पारित हुआ, कब, 1986 में पारित हुआ। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर क्या क्या प्रावधान सम्मिलित हैं, क्या क्या प्रावधान सम्मिलित हैं, धर्म प्रचार प्रसार करने का, यानी आप क्या कर सकते हैं, धर्म का प्रसार कर सकते हैं, प्रसार, ठीक है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सिखों को कृपाण रखने का, यानी सिर्फ क्या रख सकते हैं, अपनी जो कटारी है उसको रखने का अधिकार है, ठीक है, धारण करने का रखने का अधिकार है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, यानी राज्य को क्या है, राज्य को समाज सुधारक जितनी भी विधि है उनको ठीक है निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, किसके अंतर्गत, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दिया गया है। अंत्य एवं धर्म के
अबाध रूप को मानने और आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता की बात। यानी हमें क्या है, हमारा अंतरकरण है, यानी हमने हमारे अंतर में, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे, ठीक है, किस कौन से भेद को मानने की इच्छा है, यानी अंतःकरण। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप को मानने, कौन सा मानेंगे, किसका आचरण करेंगे, किसका प्रसार प्रसार करने की हमारी खुद की स्वतंत्रता की बात कही गई। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको कौन सा धर्म मानना है। ये किसमें कहा गया है? 25 में कहा गया है। किसमें? 25 में। राज्य द्वारा किसके अर्जन से अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं होता। यानी कौन सा, किसके अर्जन से 25 और 26 का क्या नहीं होता? उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किसके? मस्जिद, यानी मस्जिद में कोई, मस्जिद में, ठीक है, मस्जिद का अर्जन होता है, या फिर चर्च का या मंदिर आदि का, या उपासक जितने भी स्थल हैं उनका अर्जन करना क्या है? 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होता। 25-26 का उल्लंघन, यानी आप क्या कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद और ये सब बना रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, इनका तो क्या उल्लंघन नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के संबंध में, यानी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कर इस संबंध में प्रावधान है। यानी कीर्तन कर सकते हैं आप, धार्मिक कार्य, हिंदू धर्म में कीर्तन, जितने भी और तरह के जो वो होते हैं, ठीक है, कोई भागवत वगैरह, ये सब कर सकते हैं। किसमें स्वतंत्रता दी गई है? 26, आर्टिकल 26 में दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों से भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसमें, ठीक है, आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किया गया हो। यानी ऐसे कर्म पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स फ्री होंगे ऐसे कर जो धार्मिक विशेष की उन्नति के लिए व्यय यानी खर्च किए जा रहे हैं, यानी धर्म के लिए किए जा रहे हैं। उसमें कौन सा? 27, यानी टैक्स, नो टैक्स, यानी धार्मिक स्थल पर नो टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 27 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य निधि से पूर्ण, यानी राज्य निधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी, यानी राज्य निधि से जो पूर्ण पोषित है, उसमें क्या नहीं, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी? कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसमें कहा गया है? 28 का ए में कहा गया है, ठीक है। यानी राज्य से पूरा निधि ले रहा है, पूरा धन राज्य से प्राप्त कर रहा है, पूर्णतः पोषित है, तो वो क्या, 28 के ए में कहा गया है कि वो क्या, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद भारतीय संविधान में कहाँ पर धर्म और उपासना, यानी धर्म और उपासना की क्या दी है? आप धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी है, धर्म और उपासना की, यानी किसमें? उद्देशिका में दिया गया है, और अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है, यानी किसे प्राप्त है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी को प्राप्त है, चाहे भारतीय चाहे विदेशियों, दोनों को प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता। अपनी जो धर्म है उसको आपको बदलने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जो आपके अंतःकरण में है उसको मानिए, जो भी है, ठीक है। कीर्तन करना कीर्तन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद हैं, ये नहीं दिए गए विदेशियों को, और सब दिए गए। पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन। पंथ निरपेक्ष का क्या, ठीक है, निरपेक्ष का क्या अर्थ है? सभी राज्य धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा, यानी राज्य सभी धर्मों के प्रति क्या करेगा? तटस्थ, कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ये हमारा धर्म है, कोई राजकीय धर्म नहीं है हमारे राज्य का, हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है। अनुच्छेद 25(a) के अनुसार राज्य किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा, ठीक है, निर्वध आरोपित कर सकता है,
यानी 25 का जो 1 है उसके द्वारा क्या व्यक्ति आधारों पर व्यक्ति धार्मिक विधि यानी जो धार्मिक कोई विधि है उसके द्वारा क्या कर सकता है, निर्बाध आरोपित कर सकता है लोक व्यवस्था के आधार पर। किस व्यवस्था के? लोक व्यवस्था के आधार पर, यानी स्वास्थ्य के आधार पर, यानी निर्बाध, यानी धार्मिक विधि है उसको क्या कर सकता है, निर्बाध कर सकता है। यानी उसमें कोई ऐसा बताया जा रहा है जिसमें लोक व्यवस्था के आधार पर, लोक व्यवस्था में क्या कुछ भ्रामक चीजें फैल रही हैं, जैसे स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर क्या निर्बाध भी आरोपित कर सकता है। कौन? राज्य कर सकता है किसी व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा क्या कर सकता है, निर्बाध आरोपित कर सकता है स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर। पंथ निरपेक्ष के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की व्यवस्था किन पंथ निरपेक्ष के आधार पर प्रजातंत्र की व्यवस्था कहाँ कौन से देश में की गई है? प्रथम प्रजातंत्र की सबसे पहले यूएसए में पंथ निरपेक्ष के आधार पर। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल है? 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम शामिल है? 284 अधिनियम शामिल हैं। किसमें? पंथ निरपेक्ष, यानी 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल हैं? 284 अधिनियम शामिल हैं। किस प्रकार की स्थापित संस्थाएं, ठीक है, अनुच्छेद 30 का जो ए है के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती, यानी कि संरक्षण का दावा नहीं कर सकती। 30 का जो ए है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार की स्थापित संस्थाएं वो क्या नहीं कर सकती, दावा नहीं कर सकती। किसका? संरक्षण का। वाणिज्य प्रयोजन में स्थापित संस्थाएं, जो भी क्या व्यापार के लिए जो भी संस्थाएं आई हैं वो क्या नहीं दावा कर सकती। हमें यहाँ पे क्या अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं दिए जा सकते वहां पे, ठीक है। उसके बाद संविधान में अनुच्छेद 31 ख और 9वीं अनुसूची में स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या है? यानी 9वीं अनुसूची में संविधान जो 31 का जो ख है उसको 9वीं अनुसूची में स्थापित करने का क्या कारण है? कृषि भूमि सुधार, यानी कृषि भूमि सुधार और इसी प्रकार से कल्याणकारी व अन्य उपायों का, ठीक है, प्रोन्नयन, यानी कृषि सुधार, यानी 9वीं अनुसूची में क्या है? कृषि भूमि सुधार है और इसकी कल्याणकारी, यानी और क्या करना चाहते हैं 9वीं अनुसूची में? भूमि जिनके पास कम है उनको बराबर बांटी गई, ठीक है। उसके बाद क्या है? ठीक है, उसके बाद क्या है? 1975 में आपातकाल के दौरान किन विषयों, यानी आपातकाल के दौरान विषयों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। कौन कौन से विषय हैं जिनको 9वीं अनुसूची में डाला गया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम किसमें डाला गया? 9वीं अनुसूची में डाला गया। यानी 9वीं अनुसूची में क्या, यानी जो संविधान संशोधन किया था उसके दौरान कहा गया कि 9वीं अनुसूची में वो प्रावधान डाल दिए जाएंगे जिन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। तो उठा के संसद ने क्या कर दिया? संसद ने कर दिया कि उसमें जुडिशियल रिव्यू तो होगा नहीं, तो 284 उसने अधिनियम उसी में बना दिए कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कैसे भी कानून बना दो और 9वीं अनुसूची में डाल दो, 9वीं अनुसूची में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इस कारण से बहुत सारे अधिनियम 9वीं अनुसूची में बनाए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 बनाया गया। 1974 का संशोधन अधिनियम और निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में बनाया गया। वो भी किसमें डाला गया? 9वीं अनुसूची में डाला गया। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी संस्कृति, यानी हमें क्या कर सकते हैं? अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें दिए गए हैं। इसमें 29 और 30 आर्टिकल में दिए गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है? 29 करता है। कौन सा करता है? 29 करता है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार
अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, यानी हम क्या कर सकते हैं, अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं, संचालन भी कर सकते हैं उनका। ठीक है, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 30 में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित मिलता है कि शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध, ठीक है, इस प्रकार पर विभेद नहीं करेगा, यानी कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है, यानी राज्य क्या नहीं कर सकता है, शिक्षण संस्थान के विरुद्ध के कोई ऐसा विभेद नहीं करेगा कि वो उस धर्म का प्रचार कर रहा है शिक्षण संस्थान, या वो उस भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों का प्रतिबंधन कर रहा है। तो ये किसमें कहा गया है, यानी राज्य विभेद नहीं करेगा। किसमें, 30(2) में बताया गया। किसमें, 30(2) में बताया गया कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर, ठीक है, और विधि या कानून अधिनियम, कानून यानी मूल अधिकार से हटाकर विधिक या कानून अधिकार बना दिया गया है, यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधिक बना दिया गया। अब जो संविधान का जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको किस अधिनियम में, किस में कर दिया गया, यानी 3 से 12 में, भाग 3 से भाग 12 में कर दिया गया, और 300 अ में कर दिया गया, 300 ए में कर दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जो शामिल हैं उनको संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, किस अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद 31 का जो ख है उसमें 9वीं अनुसूची में प्राप्त जो अधिनियम है उनको क्या संरक्षण प्राप्त है। संविधान में किन, यानी संविधान में किन विधानों को अनुच्छेद 31 का संरक्षण प्राप्त है, यानी किन विधियों को 31 जो ए है उसका संरक्षण प्राप्त है। किसी संपत्ति का प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाना, यानी राज्य क्या कर सकती है, संपत्ति का प्रावधान भी कर सकती है। राज्य द्वारा संपदा का अर्जन किया जा सकता है, कंपनियों का समामेलन किया जा सकता है, कंपनियों को, ठीक है, निर्देशकों और शेयर धारकों के अधिकार का निर्वाचन और, ठीक है, और उपांतरण कौन कर सकता है, यानी कर सकती है कौन, यानी राज्य कर सकता है, राज्य कर सकता है। ठीक है, यानी संपत्ति का विभाजन प्रबंधन, यानी संपत्ति किसके पास कितनी रहेगी ये भी नियम बना सकता है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकार से और कानूनी अधिकार बना दिया गया। राज्य द्वारा संपादन या अर्जन, राज्य क्या कर सकती है, संपादन कर सकती है। अर्जन, कंपनी का समामेलन, यानी कौन सी कंपनी को अपने राज्य में किस जगह लगाना है वो भी कर सकती है। ठीक है, लोक हित में निर्देशकों और शेयर धारकों के अधिकारों का निर्वाचन भी कर सकती है कौन, राज्य कर सकता है। खनिज पट्टों का निर्वाचन भी कर सकती है, यानी जहां खनिज पट्टे उनका भी निर्वाचन और उपांतरण भी कर सकती है कौन, राज्य कर सकता है। इस प्रकार से ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य, यानी ऐसा अधिनियम कौन सा है जो न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया गया संविधान के अनुच्छेद के तहत फिर से प्राणवान हो गया, यानी फिर से क्या हो गया, प्राणवान हो गया। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको शून्य कर दिया गया, यानी ये 9वीं अनुसूची में क्या नहीं कर रहा था, 9वीं अनुसूची में न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति को समाप्त कर रहा था। तो उसने क्या किया, तो उसने न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति को ये कह दिया कि इस तारीख से अब न्याय पुनर्विलोकन सब में लागू होगा, 9वीं अनुसूची में भी लागू होगा। तो यानी 31 का जो ख था उसको क्या करता है, प्रतिबंधित, यानी, ठीक है, शून्य करता है उसको, उसके, ठीक है। उसके बाद किसी अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, यानी कानून का जो प्राधिकार है उससे क्या, उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। किसमें, 31 का ए में कहा गया। किस अधिनियम के द्वारा, 31 का जो ए है उसके अनुच्छेद 31 ख को
जोड़ा गया, यानी 31 जो ए है और अनुच्छेद 31 ख को जोड़ा गया, 31 के ए के बाद 31 के ख को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1991, यानी जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट होगा या नहीं, इसको यानी फंडामेंटल राइट यानी जो संविधान है वो विधि शब्द के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। कुछ मामलों को जब हम पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा हमें कि उसमें 9वीं अनुसूची में जो विषय है उस पर न्याय पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 1991 द्वारा जोड़ा गया। ये हम बता चुके हैं। जो संपत्ति के अधिकार है को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो अब भाग 4, ठीक है, भाग 12, यानी वो अब किस में कर दिया गया है, भाग 12 की अध्याय 4 भाग 12 में कर दिया गया है। किस में कर दिया, भाग 12 में कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई, उसमें 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे प्रावधान ऐसे जोड़े गए थे जिससे क्या संविधान यानी न्यायालय की शक्तियों को छीना जा रहा था। फिर 42वें संविधान संशोधन के दौरान कुछ शक्तियों को संशोधन किया गया और उनको भी शक्तियां, न्यायाधीश को भी क्या की गई, शक्तियां दी गई। इसके बाद औपचार यानी संवैधानिक औपचार का अधिकार। संवैधानिक औपचार का अधिकार किसमें निहित है। संवैधानिक औपचार के अधिकार का प्रावधान किस संविधान में किया गया है। संवैधानिक औपचार यानी सबसे प्यारा आर्टिकल कौन सा, यानी जो आत्मा बताया गया था किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, वो कौन सा है, 32 है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जा सकती है, 32 में की जा सकती है। और उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में रिट 226 और सुप्रीम कोर्ट में रिट 32। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कितनी तरह की रिट जारी कर सकता है, 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षण माना जाता है। किसी व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बताया गया, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षण माना जाता है। किसको माना जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षण माना जाता है। इसके बाद यानी संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है, अधिकार प्रत्यक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। अधिकार प्रत्यक्षा को क्या कहा जाता है, पोस्टमार्टम कहा जाता है। अधिकार प्रत्यक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। यानी कार्यपालिका से कहती है कि आप उतना ही काम कर सकते हैं जितना आपको शक्तियां प्राप्त हैं। वह रिट, उस रिट को क्या कहा जाता है, उस रिट को क्या कहा जाता है, मेंडमस परमादेश, यानी क्या कहा जाता है, परम आदेश कहा जाता है। यानी कार्यपालिका को, यानी वह ऐसा कार्य करने के लिए प्रतिबंधित करता है, प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। यानी आपकी जितनी शक्तियां उतने ही काम करिए, ज्यादा नहीं। किसमें, परमादेश यानी आदेश दिया जा रहा है किसको, कार्यपालिका को। मूल अधिकारों का संरक्षण मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, यानी न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका ही तो संरक्षक बचा रही है उनको। संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है किस मामले में, यह निर्णय दिया गया कि शिवानंद भारती में। यानी संविधान मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किसमें बताया गया, यानी केशवानंद भारती 1973 का मामला था। यानी मूल अधिकारों से संबंधित कौन कौन से केस हैं, यानी गोपालन वाला, गोपालन वाला 1950 का मामला, और
और गोलकनाथ वाला मामला है 67, यानी गोल दिल होता है 67, ऐसे याद किया गया था। उसके बाद केशवानंद भारती का मामला 73 और मिनर्वा मिल्स का मामला 80 वाला, ये संबंधित हैं किससे? मूल अधिकारों से संबंधित हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए, ठीक है, बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी आपको राष्ट्रीय गीत गाने की आपकी इच्छा है तो गाइए, यानी बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी बिजोई बिजोई इमैनुअल बिजोई इमैनुअल बनाम केरल है, यानी बिजोई इमैनुअल यानी बिजोई इमैनुअल में क्या राष्ट्रीय गीत गाने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाता। बिना बिजोई बिना जोर नहीं लगा सकते आप किसमें? राष्ट्रीय गीत गाने के लिए जोर बिजोई, ऐसे याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आधारभूत यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस बात में दिया गया? यानी आधारभूत ढांचा, यानी आधारभूत ढांचे में क्या, कौन सी बात में क्या गया कि आप क्या नहीं कर सकते, यानी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में तो कर ही सकते हैं, फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आधार मूल ढांचे को आप खराब नहीं कर सकते। संविधान को जो आधारभूत मूल ढांचा है उसको क्या नहीं खराब नहीं किया जा सकता। इसमें क्या गया? केशवानंद भारती वाले बाद में कहा गया कि इसमें कहा गया महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? भारत में नागरिकों व विदेशियों दोनों को समान रूप से क्या मिलते हैं? ये मूल अधिकार मिलते हैं। यानी कौन कौन से? यानी विधि की समझ समानता अनुच्छेद 14 अनुच्छेद, यानी आप विधि के समझ समान होंगे। कौन? यानी चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, विधि के समझ क्या होगा? समान होगा। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध के दोष सिद्ध के आपको विवश नहीं किया जाएगा कि आप अपने खुद के खिलाफ क्या दें? गवाही दें, ये विवश नहीं किया जाएगा। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यानी ये विदेशी को भी प्राप्त है। प्राण और देह स्वतंत्रता विदेशी को भी प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार विदेशी को भी प्राप्त है, यानी शोषण उसका भी नहीं होगा, ठीक है। बलात्श्रम वगैरह किसी का नहीं होगा, यानी ठीक है, मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप जो भी धर्म माने, जो भी कीर्तन करें, ठीक है, या टैक्स, आपके धर्म पर टैक्स नहीं लगेगा। और क्या नहीं होगा? और आप जो भी स्थापना करना चाहते हैं धर्म के, उसमें प्रसार के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा अधिकार है जो क्या करता है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा अधिकार है मूल अधिकार के संबंध में जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक, ठीक है, निराकरण का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। इसके बाद भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक किस अधिनियम का दावा नहीं कर सकते? कौन सा अधिनियम है उसका दावा नहीं कर सकते? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के आधार के अधिकार का, कि हमें भी व्यापार करने दो, हमें भी क्या करने दो, व्यवसाय करने दो। ये अधिनियम, ब्रिटिश नागरिक हैं, किसी भी अधिनियम का दावा नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रिटिश नागरिक हैं, इसका दावा नहीं कर सकते। एक बार हम पछता गए हैं ना व्यापार करवा के इनसे। इसके लिए सेवा के अधिकार की अवधारणा किस, यानी सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश से आरंभ हुई है? यानी सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश से? ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन से, यानी सेवा करवाई थी ना इनने। सेवा की अवधारणा कहाँ से आरंभ हुई है? ग्रेट ब्रिटेन, यानी यहाँ से। यानी बधुआ मजदूरी वगैरह कहाँ से आरंभ? यहीं से। भारतीय जो दंड संहिता है, यानी जो अब भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो गई है, बीएनएस की किस धारा में धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बताया गया है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। 309 में उच्चतम न्यायालय द्वारा किस बाद में पिछड़े वर्ग के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे को पर चर्चा हुई? यानी क्रीमी लेयर के मुद्दे पर इंदिरा साहनी कौन थी? इंदिरा साहनी ही तो कर रही थी क्या, यानी संरक्षण कर रही थी इंदिरा साहनी संरक्षण। तो इसमें क्रीमी लेयर की भी इसमें चर्चा हुई। किस बात में स्पष्ट किया गया कि संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निहित
हैं और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंध से समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी भाग 3 में जो हैं उनको किसी भी तरीके से क्या नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। किनको? मूल अधिकारों को। किसमें कहा गया? गोलकनाथ वाले मामले में कहा गया। किसमें कहा गया? गोलकनाथ वाला जो मामला था उसमें कहा गया कि संविधान है, उस संसद है, वो किसी भी तरीके से मूल अधिकारों को क्या नहीं कर सकती, मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है। इसके बाद आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया? वो तो केशवानंद भारती वाले मामले में दिया गया। किस अधिकार, ठीक है, यानी इसमें गहन विचार हुआ गोलकनाथ वाले केस में। यानी इसमें कहा गया, इसमें देखते हैं, यानी मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसकी अधिकारिता क्षेत्र है। यानी मूल अधिकारों में प्रवर्तन है किसकी अधिकार क्षेत्रता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। यानी मूल अधिकारों में प्रवर्तन किसकी, यानी प्रवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये कि कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय देखेगा। यानी आधारभूत ढांचा को खंडित तो नहीं कर रहे हैं, आधारभूत ढांचा तो नहीं संविधान का खराब हो रहा है, इसको प्रवर्तन में कौन लाएगा? यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। समाज के अंतर्गत समाज में समता के होने का, ठीक है, निहितार्थ क्या है? यानी समाज में समानता होने का क्या अर्थ है? यानी विशेष अधिकारों का अभाव। यानी इसमें क्या होना चाहिए? विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए किसी के पास, विशेष अधिकारों का अभाव समाज में, ठीक है। समानता के होने का निहितार्थ, यानी क्या निहितार्थ है, क्या निहित, यानी विशेष अधिकारों का अभाव। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध है। विधि और स्वाधीनता के बीच क्या है? यानी विधि क्या है? कानून है। यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। यानी अगर आपके पास कोई कानून नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यानी नियम कानून बहुत जरूरी है, ठीक है। स्वाधीनता यानी स्वतंत्र रहने के लिए, स्वाधीन रहने के लिए क्या विधि का जरूरी है? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं, ठीक है। यानी नियम कानूनी जरूरी है ना स्वाधीन रहने के लिए, ठीक है। इसके बाद किस बाद में पिछड़े वर्ग के निर्धारण, यानी पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत आधार बताया। सुसंगत आधार किसमें बताया? पिछड़ेपन के ठीक है, पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत बताया। यानी जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए आरक्षण होना चाहिए किसके आधार पर? क्रीमी लेयर के आधार पर। क्रीमी लेयर का मुद्दा भी यहाँ पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर का मुद्दा इंदिरा साहनी, और यानी सुसंगत बताया। यानी जाति क्या सुसंगत है, यानी इंदिरा साहनी वाले मामले में बताया। अब जो अस्पृश्यता है वो अपराध अधिनियम 1955 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यानी वर्तमान में जो अस्पृश्यता है, अपराध अधिनियम है 1955 का, उसको किस नाम से? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कौन सा? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा से लिया गया है? यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा से लिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। यानी आपको क्या करना है? बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? बंदी को प्रत्यक्ष करना, बंदी को प्रस्तुत करना। परमानेंट न्यायाधीश द्वारा किसे जारी किया जा सकता है? यानी परमानेंट किसको किया जा सकता है? सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक अधिकारियों को क्या किया जा सकता है? जारी किया जा सकता है। कौन? परमानेंट, ठीक है। यानी कार्यपालिका को जारी किया था, पीछे नहीं किया, ठीक है। मेंटवेस कार्यपालिका को जारी किया कि आपके अंतर्गत ये नहीं आता, आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अधीन किस प्रकार की रिट पर पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता? कौन सी रिट है? इसमें पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता। इसमें क्या है? पूर्व न्याय, यानी पहले न्याय होगा उसके बाद। ऐसी बात नहीं है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रिट पर
ये क्या लागू नहीं होता, यानी पूर्व में पहले न्याय कर लो उसके बाद देखेंगे। यानी ये क्या है, बंदी को पहले ही सुरक्षा दे रही है, बंदी को पहले ही प्रस्तुत किया, आप प्रस्तुत करें, आप बंदी है आपके पास, उसको क्या करें, तुरंत प्रस्तुत करें। ठीक है, आप बंद करके उसको नहीं रख सकते। यानी कौन कह रही है, न्यायपालिका कह रही है। यानी पूर्व न्याय है, यानी पहले ही न्याय दिया जा रहा है, बंदी को पहले ही संरक्षण दिया जा रहा है, बंदी का संरक्षण कौन, यानी 32 में, 32 के अधीन है। तो रिट में पूर्व न्याय में, पूर्व न्याय पर लागू नहीं होता पूर्व न्याय, यानी पहले न्याय, पूर्व न्याय। इसके बाद परमादेश किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, परमादेश गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, यानी जो गैर संवैधानिक विभाग हैं, जो संवैधानिक नहीं है, उन पे भी जारी किया जा सकता है। कौन, परमादेश। निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है, यानी कोई निजी व्यक्ति है या सार्वजनिक व्यक्ति है, उसके विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। पूछ सकता है या आप किस हक से ये कार्य कर रहे हैं, आपके पास क्या है, यानी कोई व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है, तो न्यायालय पूछ सकता है उससे, आप जो डॉक्टरी कर रहे हैं वो किस हक से आपने ये किया। तो ऐसे भी, यानी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी डाली जा सकती है परमादेश रिट। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी डाली जा सकती है परमादेश रिट। परमादेश रिट किसके विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती, राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी राज्य की, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद पर के कर्तव्य, ठीक है, अपने पद के कर्तव्य के प्रयोग पर अनुपालन के लिए, ठीक है, अपनी कर्तव्य है, कर्तव्य वो कर नहीं रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं या उनका अनुपालन हो रहा है, तब ये जारी नहीं की जा सकती। लेकिन उच्चतम न्यायालय और न्याय, ठीक है, न्यायिक हितैषियों में काम करते हुए, ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश के विरुद्ध, यानी परमादेश किसके विरुद्ध नहीं डाली जा सकती, उच्च न्यायालय के न्याय हितैषी जितने भी हैं, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति के विरुद्ध नहीं डाली जा सकती। क्या, परमादेश रिट। परमादेश रिट मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी की जा सकती है, कब जारी की जा सकती है, जब वह प्रशासनिक हितैषियों से काम कर रहे हैं। यानी परमादेश रिट है वो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब डाली जा सकती है, जो प्रशासनिक हैं, हितैषियों के से, ठीक है, काम कर रहे हैं, यानी वो क्या करें, प्रशासनिक हितैषियों से काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रशासनिक जो हितैषी हैं उनसे काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को व्यक्तिगत के खिलाफ, सार्वजनिक, ठीक है, प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध किया जा सकता है, सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि आपने बंदी को क्यों पकड़ा, ठीक है, पूछा जा सकता है। और उसके बाद प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, यानी प्रतिषेध रिट है वो किसके विरुद्ध, न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारों के विरुद्ध। यानी प्रतिषेध, यानी न्याय जो आधा आपका न्याय हो गया है या पूरा न्याय हो गया है, उन प्राधिकारों के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, प्रतिषेध, स्टे ले सकते हैं, स्टे। इस बाद में 93 की संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया। जो 93 है, 93 में संविधान संशोधन है वो क्या है, संवैधानिक है। ठाकुर अशोक, ठीक है, ठाकुर साहब ने क्या 93 को संवैधानिक घोषित करवाया, ठीक है। निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, निवारक निरोध के आधार पर व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, यदि उसको क्या कर लिया गया है, जुर्म यानी अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, तो व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। अभी आवेदन के अवसर, यानी वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है किसके लिए, ठीक है, बाहर निकलने के लिए ये अधिकार मिलेगा। और गिरफ्तारी का भी अधिकार मिलेगा, किसका, गिरफ्तारी का अधिकार जानने का, यानी वो किस कारण से गिरफ्तार हुआ है वो अधिकार उसको दिया जाएगा, मुझे बताओ तो मैं क्यों गिरफ्तार हुआ हूँ, पूछ सकता है। संविधान की किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है, समवर्ती सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है।
इसमें समवर्ती सूची में, यानी राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद। रितों से